हेलो एवरीवन। यूके ट्रिपल एससी ने एक और एग्जाम उत्तराखंड में 22 जून को कंडक्ट करवाया है जो कि बंद दरोगा का था और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए था। तो यहाँ पर मेरे पास सेट बी है जिसमें 50 से लेकर 73 तक मैथ्स के क्वेश्चंस दिए हुए थे जो कि 24 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हम उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। आप मैच करना कि आपके कितने क्वेश्चंस उसमें से सही रहे हैं और अपना स्कोर कमेंट करके बताना कि मैथ्स के 24 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्टली सही किए। जिसमें देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ था वो आपका क्यूबिक इक्वेशन से था। यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है जिसके आपको कहा है शून्यकों में से एक शून्यक जो है ना वो जीरो है और बाकी के दो शून्यकों का योग आपसे पूछा है। तो ये ध्यान रखना जब कभी हमें क्यूबिक इक्वेशन दी हुई होती है तो क्यूबिक इक्वेशन होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। इस तरह की अगर इक्वेशन दे रखी है और इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा और गामा है तो अगर मैं तीनों का सम निकालना चाहूं तो वो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं और वो कैसे आता है, वो आता है माइनस बी अपॉन ए से और बी की जगह कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और अगर मुझे यहाँ से प्रोडक्ट निकालना हो यानी कि अल्फा बीटा और गामा तो वो आता है सी अपॉन ए से। ठीक है, इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो अब देखो इन दोनों की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आप ये बताओ कि ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है क्या मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। वो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि वो क्या होगी माइनस के बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए मैंने कैपिटल में लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए। जो बी है ना वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है यानी कि स्मॉल ए और अपॉन जो ए है वो एक्स क्यूब का कॉफिशेंट है यानी कि 1। तो मतलब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है वो ए के बराबर दी हुई है जो कि नेगेटिव टर्म है। तो यहाँ से माइनस ए मैंने लिख लिया। अब आप ये सोचो कि यहाँ पर हमसे बोला गया है कि उसके शून्यकों में से एक शून्यक जो है ना वो जीरो है। तो आप इनमें से किसी को भी जीरो कर दो। मैंने सपोज अल्फा को जीरो कर दिया तो अल्फा जैसे ही जीरो होगा तो आप ये देखो कि बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के ए। और आपसे यही पूछा गया था कि बाकी के दो शून्यकों का योग कितना होगा तो माइनस ए यानी कि ए ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 में आपको एक फिगर दिया हुआ था जो कि सर्कल का है और उसके बेस पर आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो यहाँ पर ना थ्योरम्स लग रही हैं। पहली थ्योरम जो यहाँ पर आप लगाओगे वो ये है कि अगर डायामीटर हमें दिया हुआ है जो कि सर्कल के सेंटर से जाता है तो इन दोनों पॉइंट से ये जो एंगल बनता है ना ये 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब ये है कि देखो ये ओ से जा रहा है ए बी तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। और दूसरी थ्योरम ये होती है कि अगर एक टेंजेंट हमें दिया हुआ है और यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरह से तो यहाँ जो बाहर की साइड में एंगल बनता है ना वो इस वाले एंगल के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये जो एंगल यहाँ बाहर की साइड में बनना है 50 ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये 50 होगा। ये थ्योरम्स है आपको याद करनी पड़ेंगी। और तीसरी थ्योरम जो होती है वो ये है कि अगर कोई टेंजेंट मैंने सर्कल के ऊपर खींचा है यानी कि स्पर्श रेखा तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप एक बात सोचो कि ये यहाँ से ओ ए जो लाइन खींची हुई है पीटी के ऊपर ये एक टेंजेंट ही तो है जो पीटी है। तो आप ये सोचो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एंगल है पूरा ये 90 डिग्री होगा जिसमें यहाँ का इतना 50 दिया हुआ है तो ये कितना बचा 40 डिग्री। बस यहाँ से हमने सारे एंगल्स निकाल लिए। और ये भी ध्यान रखना जो थ्योरम मैंने ये लगाई थी ना उसी थ्योरम से ये 90 है तो इधर की साइड में ये कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ से आप चेक करो कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। इसमें देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको बी ए टी 50 के बराबर है तो देखो बी यहाँ है ए यहाँ है टी ये यानी कि ये तो 90 दिया हुआ है और यहाँ पर 50 लिखा है इसका मतलब ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर दूसरे को देखो यहाँ दिया है ए बी सी तो देखो ए यहाँ है बी यहाँ है सी यहाँ है और ये 50 दिया है इसका मतलब बी ही जो है ना वो हमारा करेक्ट आंसर है इसका। तो बी हम मार्क करते। ऐसे ही देखो बी ए सी जो होगा वो 30 होगा क्या। तो देखो बी यहाँ है ए यहाँ है सी यहाँ है तो ये 40 है तो ये भी गलत था हमारा। और ऐसे ही ए सी बी जो है ए ये रहा सी ये रहा और बी ये रहा तो ये 90 है यहाँ पर 70 लिखा है तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो मतलब इसका जो करेक्ट आंसर था वो बी था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 में कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसका परिमाप दिया है। अब देखो यहाँ से ना समांतर चतुर्भुज के परिमाप का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो कि होता है 2l प्लस बी। अब ये जो है यहाँ से आप देखो l लेंथ हो गई, लेंथ यहाँ पर कितनी दे रखी है x प्लस बाई तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ x प्लस बाई और प्लस b की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है ये यानी कि 2y और प्लस 2 और इस पूरे की वैल्यू आपको दे रखी है 28 तो 28 के बराबर इसको कर दो। तो आप ये देखो कि 2 से तो ये कट जाएगा 14 टाइम्स और इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया आपका 3y और प्लस यहाँ से x और प्लस 2 और इक्वल्स टू कितना आया 14।
अब देखो यहाँ से x किसके बराबर दिया है, x दिया है 2y प्लस 2 के बराबर। तो इस वाले x की जगह मैं ये वाली वैल्यू भर सकता हूँ। तो यहाँ पर रखो आप 3y और प्लस x की जगह हमने रख दिया 2y प्लस 2 और प्लस 2 और इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये दोनों तो ऐड होने के बाद में 5y बन जाएंगे और ये हो गया 4 और 4 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 10। यानी कि 5 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, मतलब y की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। और y की वैल्यू 2 देखो किस में दे रखी है, हमें ऑप्शन सी में दे रखी है। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना, वो सी ऑप्शन है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 53, तो उसमें ये कहा गया है कि m एक अभाज्य संख्या है और m से 60 को और 210 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 1 शेषफल मिलता है। तो आप ये सोचो कि अगर 60 को मैं किसी नंबर से भाग कर रहा हूँ और 3 शेषफल बच रहा है, तो मतलब जो 57 है वो कंप्लीटली कट रहा होगा। कहाँ से निकाला, मैंने 60 में से माइनस कर दिया 3। ऐसे ही दूसरा नंबर दे रखा है 210, तो 210 में से एक रिमाइंडर बच रहा है तो 1 माइनस कर दो, यानी कि ये कितना बचा 209। अब आप एक बात सोचो, 57 के अगर मैं फैक्टर्स करूं तो वो आएंगे 3 गुणा 19, और फिर ऐसे ही मैंने 209 के फैक्टर्स किए तो वो आ रहे हैं 19 गुणा 11। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है 19। तो इसका मतलब ये है कि जो m है ना वो 19 होगा। और m अगर 19 होगा तो आपसे कहा है कि 100 को भाग करोगे तो क्या आएगा, तो आप 100 को 19 से डिवाइड करो तो 19 पंजे 95, यानी कि 5 रिमाइंडर बचेगा। मतलब इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54, तो उसमें ये कहा गया था कि रेखीय समीकरण के युग्म आपको दे रखे हैं और आपको बताना है कि अगर समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तो कौन सा कथन इसमें से सत्य होगा। तो ये ध्यान देना आप कि जब कभी कोई हल नहीं होता है तो इसका मतलब वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, और समांतर रेखाओं की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर ये कंडीशन है तो वो जो है आपका कौन सी लाइन होंगी, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वो पैरेलल लाइंस होंगी, यानी कि ए ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। और तीसरी कंडीशन जो ये यहाँ पर लिखी हुई है ये होती है आपकी समपाती की। समपाती मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो इसके बहुत सारे हल होते हैं, अनेक सॉल्यूशन के लिए इसको लगाएंगे। और अगर ये जो सी ऑप्शन दिया हुआ है ये वाली कंडीशन आपकी होती है तो ये होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी यानी कि एक लाइन दूसरे लाइन को कहीं एक पॉइंट पर कट करेगी, तो उसके लिए हम इसको लगाते हैं। और यहाँ पर पैरेलल की बात हो रही है, तो पैरेलल लाइन तो आप जानते ही हो कि उनके बीच में जो है हमेशा डिस्टेंस बराबर होती है, और क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर है तो ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, इसलिए इनका कोई हल नहीं होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55, तो उसमें ये कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर पुनः 3 ठोस गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला जाता है, और 2 गेंदों की त्रिज्याएं आपको दे रखी हैं 3 और 4। तो आपसे पूछा है कि तीसरी गेंद की त्रिज्या क्या होगी। अब आप ये ध्यान दो कि ये जो गोलाकार गेंद है ना, इसका अगर मैं आयतन निकालूं तो वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और आर जिसकी त्रिज्या होगी। तो आप देखो अगर मैं सबसे बड़े वाले स्फेयर की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका 4/3 पाई, और आर यहाँ पर कितनी है 6, यानी कि 6 का क्यूब। और ये किसके बराबर होगा 4/3 पाई। देखो पहली त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 का क्यूब कर दिया, और प्लस 4/3 पाई दूसरी त्रिज्या आपको दे रखी है 4, तो यहाँ पर 4 का क्यूब हो गया। और जो तीसरी गेंद की त्रिज्या है वो हमें निकालनी है, तो उसको हम लिख लेंगे 4/3 पाई, और यहाँ पर सपोज मैंने आर क्यूब लिख लिया। अब आप एक बात सोचो, यहाँ पर भी 4/3 पाई कॉमन है, इन तीनों के अंदर भी है, तो आप उसको कॉमन लेके कट कर दो। जब उसको कट कर दोगे ना तो आपके पास सिर्फ क्या बचने वाला है, यहाँ से बचेगा 6 का क्यूब, और इक्वल्स टू यहाँ से बचेगा 3 का क्यूब, और प्लस 4 का क्यूब, और प्लस आर का क्यूब। तो आप इसको सॉल्व कर लो। 6 का क्यूब होता है 216, और इक्वल्स टू 3 का क्यूब हो गया 27, और प्लस 4 का क्यूब हो गया 64, और प्लस आर क्यूब। अब आपको यहाँ से ना आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 27 और 64 इन दोनों को प्लस कर लो, तो प्लस करके ये हो जाएंगे 91, और 91 को आप 216 में से माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 125। और 125 किसका क्यूब रूट होता है, ये 5 का क्यूब रूट होता है, यानी कि आर जो हो जाएगा ना वो 5 हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा है कि तीसरे वाली की त्रिज्या कितनी होगी, तो आप ए ऑप्शन इसमें मार्क करते, यानी कि 5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को, तो उसमें ये कहा गया है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें क्यू जो है वो समकोण है। तो आप पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो और उसके अंदर एक 90 डिग्री का बना दो जो कि क्यू है।
अब ये दो कॉर्नर्स बचे तो इसको P कह दो और इसको R कह दो। फिर इसके बाद देखो आगे PQ की लेंथ आपको दे रखी है, कितनी है 5 है। तो अगर ये 5 है और देखो इन दोनों का सम आपको दे रखा है, इस वाली साइड का और इस वाली साइड का, कि वो 25 है। तो आप देखो ऐसे ना आपको याद रखना पड़ेगा कि 12, 13 और 5 की ट्रिपलेट होती है। 5, 12 और 13 की अगर ट्रिपलेट होती है तो आप ये कहो कि ये 12 होगा और ये 13 होगा। ट्रिपलेट क्या चीज होती है ये आप जानते हो, एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है उसके अकॉर्डिंग। नहीं तो इसको हम सॉल्व करने में अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। तो फिलहाल यहाँ से मुझे साइड्स मिल गई। अब यहाँ से कहा गया है कि आप cos p की वैल्यू बता दो। तो cos p क्या होता है भाई, cos p यानी कि p एंगल, और p एंगल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बेस यानी कि आधार, और बटे हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। और आधार मुझे यहाँ पर दे रखा है 5 और कर्ण दे रखा है 13। तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 5/13 आएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है और बी ही इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 में आपसे ये कहा गया है कि ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको संरेख कहा गया है, तो आप बताओ के का मान क्या होगा। तो देखो जब कभी भी आपको 3 पॉइंट्स संरेख दिखाने हो तो आप ट्राइंगल का एरिया 0 दिखा दो। मतलब ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ, यहाँ पर आएगा x1, ये हो जाएगा y2 माइनस y3, और प्लस x2 यानी कि y3 माइनस y2 y1, और प्लस x3 ये हो जाएगा y1 माइनस y2, और इसके बराबर में आप 0 रख दो। 0 का मतलब ये है संरेख होता है किसी भी एक सीधी लाइन में, और अगर सीधी लाइन में होगा तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, और ट्राइंगल नहीं बनेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से जो पहला पॉइंट है मतलब x1 y1 वो मुझे मिलेगा 1 और 2, और फिर x2 y2 कितना मिलेगा, वो हो जाएगा आपका 7 और 4, और x3 y3 कितना मिलेगा, वो हो जाएगा k और 0। अब इन वैल्यूज को उठाओ और इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। तो सारी वैल्यूज जब आप पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2, और यहाँ से आएगा 1, यहाँ से 4 माइनस 0 और प्लस 7, 0 माइनस 2 और प्लस k यानी कि x3 2 माइनस 4 और इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जो अंदर वाला टर्म है इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 1/2 यानी कि 4 हो गया, और माइनस 7 2 जा 14 हो गया, और प्लस माइनस के 2k हो गया इक्वल्स टू 0। अब देखो अंदर वाले टर्म को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो ये यहाँ से आ रहा है माइनस के 10 और माइनस 2k इक्वल्स टू 0, यानी कि 2k इक्वल्स टू माइनस के 10, तो k कितना आ जाएगा -5, यानी कि सी ऑप्शन जो था ना वो इसका करेक्ट था -5। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। तो उसमें आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है और कहा है कि उसका कौन सा पद इसके 25वें पद से। तो देखो 25वां पद हम कैसे निकालेंगे, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। तो यहाँ से ये हो गया, और ये जो कहा है ये कितना ज्यादा है 42, और किससे ज्यादा है nवें पद से, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैंने ऐसे लिख लिया, ये देखो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ गया 24d और प्लस के 42 और इक्वल्स टू इधर से आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ से t की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर आप a2 में से a1 को माइनस करोगे तो 7 आएगा, तो 7 जो है ना वो d का मान है, और d इसमें रख दो आप, तो ये आएगा 24 गुणा 7 प्लस 42, और अपॉन ये वाला जो d है इसके अपॉन में आएगा तो 7 और इक्वल्स टू n माइनस 1। अब देखो इसकी इंटू मत करो, पहले ही 7 से कट कर लो, तो 7 से ये 7 भी कट जाएगा और ये 6 बार कटेगा, तो मतलब 24 और 6 कितने हो गए 30, और इक्वल्स टू n माइनस 1। और ये वाला -1 जब इधर आएगा तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 31, यानी कि 31वां पद होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो सी ऑप्शन था, तो आप सी मार्क करते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को। तो उसमें ये कहा गया है कि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो एक पासे पर 2 का गुणज और दूसरे पासे पर 3 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो आप ये जानते हो कि जब दो पासे फेंके जाते हैं तो वहां से हमें 36 परिणाम मिलते हैं, तो टोटल तो हमारे पास 36 रिजल्ट्स होंगे। और फिर उसके बाद में आप ये देखो कि इसमें कहा है कि पहले 2 का गुणांक आएगा, तो 2 का गुणांक या तो 2 होता है या फिर 4 होता है या फिर 6 होता है, ये 3 ही तो होते हैं। और 3 का गुणांक देखो 2 के साथ 3 भी आ सकता है और 2 के साथ 6 भी आ सकता है। ऐसे ही 4 के साथ 3 भी आ सकता है और 4 के साथ 6 भी आ सकता है। ऐसे ही 6 के साथ 3 भी आ सकता है और 6 के साथ में 6 भी आ सकता है। तो ये टोटल कितने बने, 6 परिणाम हमारे पास आ गए। तो आप 6 से ऊपर रख दो और 36 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। मतलब बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट था,
यहाँ पर मैंने आपको ये शॉर्ट में बताया है, आप चाहें तो 36 के 36 परिणाम लिख भी सकते हैं और उसमें से यही वाले पेयर हैं जो निकल कर आएंगे, जो आपको इस कंडीशन को फुलफिल करके देंगे कि 2 का गुणज होना चाहिए पहले वाले पर और 3 का गुणज होना चाहिए दूसरे वाले पर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 60 को, तो उसमें ये कहा गया है कि एक द्विघात समीकरण है जो कि आपको दिख रही है और फिर कहा गया है इस पर विचार करो और बताओ ए और बी के मान कौन से हो सकते हैं जिसके लिए द्विघात समीकरण के जो मूल है ना वो धन पूर्णांक हो, मतलब पॉजिटिव आने चाहिए। तो आप एक बात सोचो, जब कभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूं और वो पूरी की पूरी इक्वेशन पॉजिटिव में लिखी है, मतलब कुछ इस तरह की जैसे ये लिखा है ना x² + 5x और +6 = 0, तो आप ये सोचो अगर इसके दो रूट्स आएंगे भी तो वो नेगेटिव ही तो आएंगे, पॉजिटिव थोड़ी ना आएंगे। इसका मतलब प्लस का तो बनना ही नहीं है, या तो नेगेटिव बनेगा एक या दोनों नेगेटिव बनेंगे, वो हम देख लेंगे। इसका मतलब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो यहाँ से पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब चेक करो ए ऑप्शन को, अगर ए ऑप्शन को मैं यहाँ रखूं तो x² - 2x आएगा और प्लस के 1 आएगा = 0 आएगा। तो आप ये देखो, ये तो खुद ही मुझे दिख रहा है यहाँ पर x - 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मतलब x की दो वैल्यूज हो जाएंगी 1 और 1, और 1 और 1 दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन ए ही है। तो आप ए ही मार्क कर देते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61, तो 61 में आपसे ये कहा गया है कि ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है और सी डी जो है 8 सेंटीमीटर है। दो समांतर जीवाएं हैं जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र के दोनों तरफ बनी हुई हैं। मतलब कहने का ये है कि एक सर्कल है आपके पास, एक जीवा इधर साइड में है और एक जीवा इधर साइड में है, बीच में सेंटर है। एक की लेंथ ए बी की लेंथ आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर और सी डी की लेंथ आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और फिर कहा गया है कि जो सर्कल है उसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 5। तो आप देखो इसको यहाँ मिला दो ऐसे, तो यहाँ भी 5 होगी और इसको यहाँ मिला दो तो ये भी 5 होगा। और यहाँ से जब हम इस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, दोनों जीवाओं पर जब हम लंब गिराते हैं तो वो जो जीवा होती है उसको बाइसेक्ट करता है, आधे भागों में बांटता है, मतलब किधर भी 3 आएगा और किधर 4 आएगा। तो आप ये देखो कि यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल तो ये हुआ जिसमें आपको यहाँ 5 दिख रहा है और यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो ये आपको निकालना है। और दूसरा ट्राइंगल जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, वो नीचे की साइड में बन रहा है ऐसे करके, यानी कि यहाँ पर 4 है, इधर 5 है, तो ये आपको निकालना है। अब आप ये जानते हो कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसमें हमने पढ़ा है कि 3, 4 और 5 की ट्रिपलेट होती है। तो अगर एक साइड 5 है दूसरी 4 है तो ये 3 होगी, ऐसे ही ये 3 है ये 5 है तो ये 4 होगी, और दोनों को मैं प्लस कर दूं तो 7 आ जाएगा। मतलब उन जीवाओं के बीच की जो दूरी आएगी ना वो 7 सेंटीमीटर आएगी। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62, तो उसमें ये कहा गया है कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं जिनकी मीडियन जो है माध्यिका वो 20 है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर अगर मुझे इसकी माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका निकलती है सम और विषम नंबर्स के आधार पर। मतलब अगर ये सारी के सारे जो नंबर्स जो आंकड़े हमें दिए हुए हैं ये एक विषम नंबर रखते हैं तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं n+1/2, वही मीडियन होगी। लेकिन ये कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 है और 14 जो है वो एक सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए आप 14 का आधा कर लो यानी कि 7, यानी कि 7वां टर्म हो गया ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7वां पद और प्लस उसका जस्ट अगला 8वां पद और दोनों को जोड़कर अपॉन 2 करके आप मीडियन निकाल सकते हो। तो मीडियन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा x+2 और प्लस x+4 और अपॉन 2, और ये मीडियन आपको दे रखी है 20। तो आप ये देखो x और x जुड़ जाएंगे तो ये यहाँ से 2x बनेगा और 4 और 2 6, यानी कि ये हो जाएगा 2 उधर इंटू में जाएगा तो 40 और -6, तो ये टोटल मिलकर कितना बनेगा, x = हो जाएगा ये आपका 34/2, यानी कि 17। मतलब सी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63, तो उसमें कहा है साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 है। तो आप एक काम करो, इसको लिखो साइन थीटा और प्लस कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2। इसका एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 और इक्वल्स टू जो अपॉन में 2 आएगा वो उधर भेज दो, यानी कि 2 साइन थीटा, और इनको एक तरफ ले आओ तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा और +1 = 0। अब आप इसको जरा देखो
कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसी दिख रही है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं x की जगह पर क्या रखूं, साइन थीटा। तो आप ये देखो कि ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। और मुझे अगर x की वैल्यू 1 दिख रही है तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 है। तो आप ये कहो कि साइन थीटा जो है 1 के बराबर हो गया। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर ये तो साइन 90 के बराबर होता है। तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। अगर थीटा मेरे पास 90 डिग्री है तो जो एक्सप्रेशन मुझे दिया है, जिसकी वैल्यू पूछी है, वहां पर मैं 90 रख दूं। मतलब साइन 90 की पावर 9 दिया है और प्लस कॉसेक 90 की पावर 9 दिया है। इसको आप सॉल्व करो तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है 1 की पावर 9, और प्लस कॉसेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है 1 की पावर 9। मतलब 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, मतलब 2 इसका आंसर आना चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन को जनरली स्टूडेंट इससे करते हैं कि ये एक्सप्रेशन उन्होंने याद कर रखा है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा अगर प्लस में दिया है और इक्वल में 2 है तो थीटा बराबर 90 सेटिस्फाई करेगा। अगर ये आप काम कर लेते हो तो आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे कहोगे थीटा 90 सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 2, तो 2 आंसर आ जाएगा। ये फायदा हो जाता है, थोड़े से पॉइंट्स अगर आपको पहले से याद हैं, थोड़ी सी आइडेंटिटीज याद हैं, तो उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 में कहा है कि 20 और 46 के मध्य के सभी अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए। तो देखो 20 के बाद में होता है आपका 23, फिर उसके बाद में होता है 29, फिर उसके बाद में होता है 31 और फिर 37, और 37 के बाद में होता है आपका 41 और फिर उसके बाद में होता है 43 और फिर कोई और नंबर नहीं होता। तो ये टोटल कितने नंबर्स हैं, 6। मतलब आपको करना क्या होगा, इन 6 के 6 प्राइम नंबर्स को ऐड करना होगा और ऐड करने के बाद में 6 से इसको डिवाइड करना होगा, वो आपका इसका माध्य आ जाएगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ इसको जल्दी से आप कैसे करोगे, क्योंकि ऐड करने में आपका टाइम ही वेस्ट होगा। आप ये देखो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं 30 के आसपास के हैं, तो मैंने 30 जो है ना इसका माध्य मान लिया अपनी तरफ से। और आप ये देखो कि 30 से कितने ज्यादा और कितने कम हैं ये नंबर्स। तो 30 से अगर मैं 23 की बात करूं तो ये 7 कम है, 29 की अगर बात करूं तो 1 कम है, 31 की बात करूं तो 1 ज्यादा है, और 37 की बात करें तो ये 7 ज्यादा है 30 से, 41 की बात करें तो ये 11 ज्यादा है, और 43 की बात करें तो ये 13 ज्यादा है। अब ये देखो इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कट जाएंगे, मतलब -7 से +7 कट गया और 1 से 1 कट गया, और फिर ये नंबर्स जो बचे आप इन दोनों को ऐड कर लो। तो 13 और 11 हो गए आपके 24, और 24 को आप भाग करो 6 से, तो 6 चौक 24, मतलब 4 और एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये 4 जो है ना इस 30 में जोड़ दो, तो कितना हो गया 34। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर था वो 34 था। ये समांतर माध्य निकालने के लिए एक तरीके से आप ट्रिक कह सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 65 को। तो 65 में आपसे कहा गया है कि एक बेलन जिसकी परिधि जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब देखो बेलन अगर मैंने ये इस तरीके का बनाया है ऐसे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये पूरी डिस्टेंस जो है ना ये इसकी सरकमफेरेंस यानी कि परिधि कहलाती है, और ये कितनी दे रखी है 8। फिर आगे कहा है इसकी लंबाई कितनी है 21 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो है 21 है। आगे कहा है कि प्रति सेकंड 9 चक्कर की दर से एक समान गति से बिना फिसले 4.5 सेकंड तक लुढ़कता है। तो बेलन द्वारा 4.5 सेकंड में आपको बताना है तय की गई दूरी कितनी होगी। तो आप एक बात सोचो, अगर 1 सेकंड में ये 9 चक्कर लगा रहा है तो 4 सेकंड में 36 चक्कर लगाएगा, ठीक है, और प्लस अब आधे सेकंड में कितना लगाएगा, अगर 1 सेकंड में 9 है तो आधे सेकंड में 4.5 और लगाएगा। तो यानी कि इसके टोटल चक्कर जो हो गए वो 40.5 चक्कर हो गए। और हमसे ये कहा गया है कि एक चक्कर में ये कितना चलेगा 8, क्योंकि पूरी परिधि तो पूरी करेगा ये, सरकमफेरेंस घूमकर ये जितनी डिस्टेंस यहाँ पर दे रखी है उतनी ही डिस्टेंस ये एक चक्कर में चलेगा। तो आप क्या करोगे, 40.5 का इंटू 8 से कर दोगे। तो 40.5 को मैं लिख सकता हूँ 81/2 और इंटू 8। तो 2 से ही कट जाएगा 4 टाइम्स, इसके इंटू कर लो तो ये हो जाएगा 4 और 8 चौक 32, यानी कि 324। डी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट था कि ये जो है 324 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66। उसमें ये कहा गया है कि किन्हीं 5 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखो असत्य लिखा है यहाँ पर, तो पहले आप 5 क्रमागत पूर्णांक लिख लो। तो मैंने कहा पहले लिख लेते हैं 1 2
3, 4 और 5, पांचों हो गए। अब देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गुणनफल हमेशा 3 से भाज्य होगा, तो 3 इसमें दिख रहा है तो बिल्कुल होगा, ये तो ठीक है। गुणनफल हमेशा 4 से भाज्य होगा, तो देखो 4 भी इसमें दिख रहा है तो ये भी ठीक है। गुणनफल हमेशा 9 से भाज्य होगा, तो देखो 9 तो यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि 3 एक ही है ना, एक 3 और चाहिए था। तो डी वाला देख लो, हमेशा 15 से विभाजित होगा, तो 15 बन जाएगा। देखो 5 और 3 का इंटू करेंगे तो 3 पंजे 15, यानी कि 15 से तो कट जाएगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट होगा कि ये जो गुणनफल है ना वो 9 से कभी नहीं कटेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 में एक एक्सप्रेशन दे रखा है और इसका आपसे मान पूछा है। तो ये देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो 256 होता है ना वो 2 की पावर 8 होता है। तो आप इसको ऐसे लिखो कि ये 2 की पावर 8 है और जितनी भी पावर्स इसके ऊपर दे रखी हैं वो सारी की सारी इसके इनटू में आ जाएंगी, मतलब इनटू माइनस के 1/2 और इनटू माइनस के 1/4 और इनटू 3। तो आप ये देखोगे कि 4 2 जा 8, तो 8 तो पूरा पूरा कट जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये सिर्फ बचेगा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 क्या होता है 8, यानी कि ए ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट था, तो आप ए मार्क करते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68। तो वहां पर आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है और आपसे कहा जा रहा है कि अल्फा बीटा अगर इसके दो जीरोस हैं तो आप बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखो मैंने अभी आपको क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बताया था कि अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d इक्वल्स टू 0 और उसके अल्फा बीटा और गामा 3 रूट्स दे रखे हैं, तो तीनों का सम मैं निकाल सकता हूं माइनस के b/a के रूप में। और फिर दूसरी चीज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं c/a से। और अगर हमें अल्फा बीटा और गामा तीनों का सम इनटू निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो वो होता है माइनस के d/a से। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए आप अच्छे से याद रखना। मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो कैसे, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को देखूं तो यहाँ से मैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल सकता हूँ, वो कितना आएगा। तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर कि अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी यहाँ से माइनस के d/a। और d कितना लिखा हुआ है हमारे पास, जो कि सबसे लास्ट में है, मतलब 729। तो ये हो गया 729 और अपॉन a कितना है, a मेरे पास 1 है, तो ये आ गया माइनस के 729। और अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालूं तो कितना आएगा, तो वो होगा माइनस के b/a, यानी कि 73/a। तो मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू 73 आनी चाहिए और उनका जो प्रोडक्ट है वो 729 आना चाहिए। तो सबसे पहले आप हिट एंड ट्रायल मेथड से एक वैल्यू निकाल लो, यानी कि एक जीरो निकाल लो जो इसको जीरो करता है। तो आप सबसे पहले क्या ट्राई करोगे, देखो 1 ट्राई करो, -1 ट्राई करो, 2 ट्राई करो, -2 ट्राई करो। सबसे पहले ये चारों वैल्यूज हमें ट्राई करनी होती हैं जो दी हुई क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो पहली बार में यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 73 आएगा और यहाँ पर माइनस के 657 आएगा और प्लस 729 आएगा। तो आप ये देखो इन दोनों को जोड़ने के बाद में 730 हो रहा है और इसके प्लस करने पर यहाँ से प्लस का 730 हो जाएगा। तो -730 और प्लस 730 0 आ गया, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि इसका जो एक रूट होगा ना वो 1 जरूर होगा। और अगर 1 होगा तो आप ये देखो कि 1 अल्फा इसमें से हटा दो, सब में से इसमें से अगर मैंने अल्फा रखा तो ये 1 आ गया और यहाँ पर भी अल्फा रखा तो ये 1 आ गया। अब मुझे बीटा और गामा की वैल्यू बतानी है कि कौन सी वैल्यूज ऐसी होंगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, इसको भी और इसको भी। मतलब यहाँ से ओवरऑल मैं ये बोल दूं कि मुझे बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 72 लानी है और यहाँ से बीटा और अल्फा की वैल्यू -729 लानी है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि जो रूट हमने माने हैं बीटा और गामा, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, माइनस के 729। तो इन दोनों में से आप मुझे ये बताओ कि क्या दो नेगेटिव वैल्यू इनटू होने के बाद में 729 नेगेटिव दे सकती हैं, नहीं दे सकती, तो इसको हटा दिया। क्या दो पॉजिटिव वैल्यूज दे सकती हैं, वो भी नहीं दे सकती, उनको भी हटा दिया। क्या ये दोनों दे सकते हैं, ये भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है डी। मतलब आपको डी ऑप्शन मार्क करना था। आपको यहाँ पर ये पता लगाना था कि जो दो वैल्यूज आपको दे रखे हैं, क्योंकि एक तो हमने 1 निकाल लिया ना, वो तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमने इसमें रख दिया, तो बीटा और गामा की वैल्यू 729 आ रही है, वो भी निगेटिव।
तो नेगेटिव लाने के लिए मुझे दोनों में से कोई सा एक नेगेटिव चाहिए ही चाहिए, या तो बीटा नेगेटिव हो या अल्फा नेगेटिव हो। तो यहाँ से देखो इन दोनों में एक चीज नेगेटिव मिल गई मुझे, माइनस के 9 और 81 प्लस का है, तो डी ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को, तो 69 में कहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। अब देखो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे मान लो मैंने √2 ले लिया एक और दूसरा ले लिया √3, अगर इन दोनों को इंटू करूं तो √6 आएगा, और अगर √2 और √2 की इंटू करूं तो प्लस का 2 आएगा। तो आप देखो हमेशा अपरिमेय होता है क्या, नहीं भाई, देखो यहाँ पर √6 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, हमेशा एक परिमेय होगा तो ऐसा भी नहीं है, ये भी हटा दो। एक वास्तविक संख्या नहीं हो सकता भाई, ये तो वास्तविक है तो ये भी हटा दो, तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बच रहा है डी, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है कि एक परिमेय संख्या हो सकता है। तो 70 में आपको दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में सीडी जो है वो आपके पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और फिर ए बी की लेंथ आपसे पूछी है। तो देखो ये तभी हो सकता है जब यहाँ 90 बने, तो आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये मिसिंग है, 90 डिग्री बनना जरूरी है। और 90 बनेगा तो आप क्या काम करो, यहाँ पर पहले ये देखो, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर यहाँ 45 डिग्री बनना है तो ये वाली और ये वाली साइड दोनों बराबर होती हैं, तो ये 10 है, तो यहाँ नीचे AC कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और दूसरी ट्रिक आपको ये याद रखनी है कि अगर यहाँ पर 30 एंगल बनना है और यहाँ पर A दे रखा है तो ये √3A होता है। तो अगर यहाँ 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10√3, और इन दोनों को आप प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 10 + 10√3, यानी कि ए ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71, तो उसमें कहा है कि कौन सा विकल्प सही कथनों का समुच्चय है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो पेयर है वो सही है, मतलब। तो आप ये देखो पहले वाले में दिया है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, और वृत्त का व्यास वो होता है 2r। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो नियतांक रहता है, तो आप देखो r से r कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 से 2 कट गया तो π/1, तो ये तो फिक्स है क्योंकि पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, इसका मतलब ये तो सही है। दूसरा हमसे कहा गया है कि आयताकार बक्से में सबसे बड़ा रेखाखंड उसका विकर्ण होता है, तो ये बात भी सही है क्योंकि आप ये जानते हो कि एक क्यूबॉइड जो बनेगा तो उसका जो विकर्ण खिंचता है वो इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक सबसे मैक्सिमम लेंथ की रोड होती है, तो इसलिए ये भी सही है। तीसरे में आपसे कहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो वो होता है हाफ d1 d2, और उसके विकर्णों का गुणनफल, तो उसके विकर्णों का गुणनफल होता है क्या, तो आप कहोगे हाफ नहीं होता उसमें, मतलब सी नहीं है हमारा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसके केंद्र से होकर गुजरती है, बिल्कुल डायमीटर होता है यानी कि 2r, उसका व्यास जो है वही सबसे बड़ी जीवा होती है, तो चौथा भी सही है। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1, 2 और 4, और 1, 2 और 4 कौन सा है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72, तो उसमें कहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है। अब घन की पहले घन की भुजा अगर x है तो उसका आयतन x³ से निकलेगा, और दूसरे घन की भुजा y है तो y³ से निकलेगा, और वो आपको दे रखा है 27/64। तो आप ये कहो कि यहाँ से x/y हम निकाल सकते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, 3/4। अब इसके बाद में कहा है इनके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6x², तो दूसरे का होगा 6y², तो 6 से 6 तो कट जाएगा। अब x² यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर यानी कि 16, मतलब 9/16 जो होगा ना वो इसका आंसर होगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसमें ये कहा गया है कि 100 प्रेक्षणों का माध्य जो है वो 35 पाया गया। तो आप क्या काम करो, 100 की गुणा 35 से कर लो, तो यहाँ से सारे प्रेक्षणों का योग आ जाएगा। फिर आगे कहा गया है कि यदि गलती से 73 और 74 के स्थान पर दो प्रेक्षण 37 और 47 लिए गए थे, मतलब जो गलत लिए आपने, एक तो 37 गलत लिया और एक 47 गलत लिया, तो उन दोनों को तो माइनस कर दो, और जो सही हमें लेने थे उन्हें प्लस कर दो, यानी कि 73 प्लस करना है और 74 प्लस करना है, और जितना आएगा उसको 100 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आपका माथे निकल आएगा सही सही। तो आप ये देखो कि इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये ऐड होने के बाद में 84 बन रहे हैं, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऐड होने के बाद में 147 बनना है। तो आप इन दोनों को माइनस कर लो, तो माइनस करने पर जब आप 147 से 84 माइनस करोगे तो ये 63 बचेगा, मतलब आपको 63 और ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या काम करो, 3500 में 63 ऐड कर दो और 100 से उसको डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 3563, और इसको आपने 100 से डिवाइड कर दिया तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 35.63 इसका करेक्ट आंसर होगा।
यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर था, तो आपको बी मार्क करना चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने सारे 24 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको समझा दिए हैं। आप मुझे बताओ आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही सही किए थे, नीचे कमेंट करना। और बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो आप उसको भी कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा कि आपको वो डाउट क्यों हो रहा है। वैसे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने बिल्कुल सही सही सॉल्व किए हुए हैं। बाकी वेट करते हैं आंसर की इसकी क्या कहती है।